हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य एक ही है। अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आपके पास अब आ चुका है आइकॉनिक स्टूडेंट का एक बेहतर टीम, जो कि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से गाइडेंस की जाएगी। आपको इस चैनल के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से, एक बेहतर लेक्चर के माध्यम से आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। प्लस में आपको नोट्स, निःशुल्क नोट्स दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दी जाएगी, ताकि आप अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए आराम से घर बैठे, इधर उधर कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप अपने एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे लेक्चर देखें और अपना नोट्स को रिवाइज करते रहें और अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाने का प्रयास करें। ठीक है, यही हमारा और आइकॉनिक स्टूडेंट का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति है तो बस थोड़ा सा आप सबका सहयोग चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे जो कि इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, तो भारत अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। कल के पार्ट में हम लोगों ने इस बात को समझा कि अर्थव्यवस्था है क्या तथा अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, हम अर्थ और व्यवस्था से हम क्या समझते हैं। ठीक है, इस सभी बातों को हम कल अध्ययन किए हैं तथा इसके विकास का क्या कारण है, इन सभी बातों को समझे, किस तरह से हमारा विकास हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी, ये सब हम लोग बात किए हैं। तो उन सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं मैं जो पार्ट 1 कल का नहीं लेक्चर को सुने हैं। ठीक है, अगर कल के लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर को, पहले वाले लेक्चर को आप देख लें। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है सारा वीडियो। ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो थोड़ा कष्ट कीजिए और कल के लेक्चर को देख लीजिए, तो समझ में आज का लेक्चर आने वाला है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। कल हम लोग अर्थव्यवस्था के इतिहास की बात किए थे, पृष्ठभूमि की बात किए थे। तो हम लोग देखे थे कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने कितने वर्षों तक शासन किया और हमारा भारत कब आज़ाद हुआ। उपनिवेशवाद को हम लोग समझने का प्रयास किए थे, अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझने का प्रयास किए थे तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख कार्यों को संपादित करने का, इसे समझने का प्रयास किए थे। अगर आगे हम लोग देखें तो आगे हम लोग अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों का बात किए थे, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र का हम लोग बात किए थे। आज हम लोग का टॉपिक जो है वह है हम लोग का अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसमें हम लोग सबसे पहला अर्थव्यवस्था का प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कल के लेक्चर में यहाँ तक अंत किए थे। ठीक है, आज हम लोग सेकंड वाले में समझेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। हम लोग कल क्या पढ़े थे, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग पूंजीवादी तक कल अंत किए थे। आज हम लोग समाजवादी समझने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो लोग यूज करते हैं, प्लीज़ आप सबसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो भी बच्चे कहीं पे भी बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे वो हो, चाहे वो उनके पास कोचिंग क्लासेस की कोई फ़ी देने के लिए नहीं हो, तो उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच पाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब इससे वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ डेली लाइव लेक्चर चलाई जाती है। ठीक है, 10 बजे और 4 बजे। ठीक है, 2 बजे ठीक है, 10 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी और 4 बजे इकोनॉमिक्स क्लास मिलेगी। चलिए आगे अगर हम लोग अपना बात करें तो सामाजिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था से हम क्या समझते हैं, समझिएगा।
सामाजिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन तथा स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होती है। हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या समझे थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समझे थे कि जो अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन का साधन का स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है? तो उस देश के उद्योगपति के पास होता है, कल पूंजीपतियों के पास होता है। जिनके पास पूंजी होता है वो उस देश की क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें समाजवादी में उत्पादन के साधन का स्वामित्व किसके पास होता है? तो देश की सरकार के पास होता है, ठीक है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। पूंजी और समाज दोनों का मिश्रण है। क्या है? दोनों को मिलाकर क्या बना है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बना है। कोई दिक्कत आपको समझ में आया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है अगर पूछा जाए तो प्लीज़ आप सबको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोग समझें कि कौन कौन से देश हैं, समाजवादी में समझे हम लोग कौन कौन से देश हैं, और पूंजीवादी में हम लोग समझे कौन कौन देश है, समाजवादी में समझे, और मिश्रित में हम लोग समझते हैं। तो मिश्रित में कौन है? मिश्रित में हमारा भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है। कोई क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है भारत जो अपना है। आगे हम लोग बात करें तो योजना भवन क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। ये सभी को पता है कि एक दिन में अर्थव्यवस्था का विकास मुमकिन नहीं है, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक पौधा है, विकास का एक पौधा है जिस तरह होता है। फिर से समझिएगा क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधा है, ठीक है। पौधा से इसे क्या किया गया? पौधा के से इसे बताया गया है एग्जाम्पल में। पौधा है कि विकास की तरह ही होता है, पौधा के विकास की तरह। जैसे पौधा है ना, छोटा बड़ा से विशाल, फिर विशाल, बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। आदिम काल का मतलब है प्राचीन काल से, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन काल से वर्तमान तक की बात की जा रही है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं तथा भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इम्पोर्टेंट है बाबू आपके लिए ये सब। अगर MCQ में फंसा दे सकता है आपको, अगर यही सब चीज़ आप याद नहीं रखिएगा तो MCQ में आप फंस जाएगा। MCQ जो उतना रहता है 50 ठो बिहार बोर्ड का या फिर CBSE का कहा जाए तो शायद 10 रहता है। तो ये कहीं आसमान से नहीं होते हैं, इन सभी टॉपिक के अंदर से ही होते हैं। अगर आप टॉपिक पे कमांड बनाए रखते हैं तो आपको कोई समस्या कहीं भी नहीं होगा। योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन भारत प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। सामान्यतः कामकाज एवं उपाध्यक्ष के देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के गठन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को, ठीक है। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल को क्या होता है? बढ़ाने के लिए होता है, सहयोग करने का मतलब केंद्र सरकार है, ठीक है, और राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकार है, इन सभी को के बीच कार्य को क्या होता है? कार्य को बढ़ाने के लिए तथा एक दूसरे का सहयोग करने हेतु योजना आयोग का गठन किया गया। कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्य
के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। क्या कह रहा है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनके नेतृत्व में चलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के क्या हैं, कार्यकारी प्रमुख हैं हमारे देश के। ठीक है, और अन्य सदस्य क्या कौन कौन होते हैं, तो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इनके पदेन सदस्य होते हैं। और इनके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। आपको नॉलेज के लिए एक चीज़ आप बता दें कि अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो योजना आयोग जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और नीति आयोग के नाम से चलाया जा रहा है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। मौद्रिक विकास संक्षिप्त कहानी अगर बात करें तो इसको समझें, मौद्रिक विकास की कैसे विकास हुआ, मौद्रिक विकास का एक कहानी के माध्यम से समझिए। मौद्रिक का मतलब हम बता दिए, मौद्रिक मुद्रा। ठीक है, मुद्रा या फिर धन से होता है मौद्रिक। देखिए यहाँ पे पैसा मुद्रा का इमेज दिया हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन, सबसे पहले मौद्रिक का विकास कैसे हुआ क्रमशः हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो था, पहले पैसा का लेन देन नहीं होता था। किसी व्यक्ति को अगर किसी वस्तु का ज़रूरत है, मान कर चलिए आपको चावल का ज़रूरत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और किसी व्यक्ति को गेहूं का ज़रूरत है। इसके पास गेहूं है तो चावल नहीं है, आपके पास चावल है तो गेहूं नहीं है। अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप चावल इसको दे देंगे और इससे गेहूं ले लेंगे। तो क्या हुआ, इन दोनों व्यक्तियों का जो आवश्यकता था उसकी पूर्ति हो गई। इसको चावल चाहिए था, आपको गेहूं चाहिए था, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, दोनों ने बदला बदली कर लिया, तो दोनों का काम हो गया। उस समय क्या था कि उस समय पैसा का लेन देन नहीं था। इसी प्रकार से लोग क्या करते थे, एक दूसरे का वस्तु बदल कर आदान प्रदान करते थे। जिसको जो ज़रूरत था उसका वह मांग लेते थे और उसको बदले में जो उसको ज़रूरत है वो दे देते थे। इसे ही क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। कोई समस्या, समझ गए। दूसरा है मौद्रिक प्रणाली। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कहीं कहीं धीरे धीरे विकास होने लगा और लोगों के मस्तिष्क का भी विकास होने लगा, लोग डेवलप होने लगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, समस्या होने लगा मौद्रिक वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसके बाद आ गया आपका मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का है। मतलब मुद्रा का मतलब पैसा, ठीक है, मुद्रा का मतलब पैसा, मुद्रा से क्या होने लगा, वस्तुओं को लेने लगा। ठीक है, अब विनिमय से अब समझते हैं विनिमय, बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद आया आपका बैंकिंग प्रणाली, जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली का माध्यम है बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की प्रक्रिया का संपादन किया गया। अब क्या किया गया कि चेक के द्वारा क्या किया, एक कागज़ का पत्र टाइप का एक चेक, इसमें अकाउंट नंबर, नाम, ये सब कुछ आप डिटेल भर दीजिए। और जिस किसी को भी अगर मान कर चलिए मुझे 2000 रुपये का ज़रूरत है, ठीक है, तो आप इस चेक को भरकर हमें दे दिए, हम अपने बैंक में जाकर इसको क्या कर लिए, भंजा लेंगे। तो ये हो गया एक पत्र के माध्यम से क्या हो गया, मेरी आवश्यकताएं का पूर्ति हो गया। अब है कोर बैंकिंग प्रणाली के क्या होते हैं। तो कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण कर जाता है। जैसे वर्तमान में आप ट्रांसफ़र करते हैं ना एटीएम से क्या करते हैं, एटीएम से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, इसे ही कहा जा रहा है। आगे हम लोग बात करें तो देखिए एटीएम प्रणाली क्या है, प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के साधन पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा एटीएम प्रणाली है। ठीक है, डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि तथा पैसा का उपयोग किया जाता है। यह बैंक क्या है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है। ये सब क्या है, मौद्रिक पैसाओं का क्या हुआ, एक विकास की कहानी था कि पहले हम लोग किसी वस्तु से किसी वस्तु का उपयोग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे
पत्र एक आने लगा जिसके माध्यम से हम लोग करने लगे। उसके बाद से कागज़ का चीज़ आने लगा। उसके बाद अब प्लास्टिक का चीज़ आने लगा, जिसका कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। इससे हम लोग क्या करने लगे, अब पैकेट में ज़्यादा पैसा लेकर घूमने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहीं भी किसी भी तरह का समस्या है तो आप इस एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं कभी भी, 24 घंटों आपके सेवा में। यह क्या रहता है, 24x7, सातों दिन 24 घंटा यह क्या रहता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कभी भी कहीं भी पूरे भारत में। अगर आगे हम लोग बात करें तो क्रेडिट कार्ड है एक और इम्पोर्टेंट। क्रेडिट कार्ड आप सभी को पता होगा, क्रेडिट कार्ड के बारे में भी सब लोग डेवलप हो गए हैं। आजकल के तो बच्चे बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके होंगे, तो एटीएम डेबिट वो लोग तो यूज भी करते होंगे। क्रेडिट कार्ड अगर बात की जाए तो बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, उसके धारक द्वारा, धारक का मतलब होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता याद रखिएगा, धारक का मतलब उपभोक्ता, जो हम प्रयोग कर रहा है इस चीज़ का, धारक के द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना आर्थिक विकास की माप एवं सूचांक राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास के एक प्रमुख सूचांक राष्ट्रीय आय को माना जाता है। ठीक है, इसे नेशनल इनकम में माना जाता है। किसी देश एक वर्ष में अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय में कहा जाता है। किसी देश का, समझिए यहाँ पे क्या करा है, किसी देश का एक वर्ष में, पूरे एक वर्ष में क्या होता है, उत्पादित वस्तु, उसके भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी उत्पादन वस्तु हुए हैं, इन पूरे क्षेत्र में जितने भी उत्पादन वस्तु हुए हैं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में गणना की जाती है। कोई समस्या? चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है आपका, सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, वह देश विकसित कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बाबू, विकसित कहलाता है। एक एक जगह पे याद रखिएगा, एक एक जगह पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स लाना है, एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स और अच्छे रैंक पे रहना है, तो नोट्स पे कंसंट्रेट बनाए रखें। हमारे लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर सुने। पढ़ाई थोड़ा सा तो टफ है बाबू, समझ रहे हैं ना, दुनिया का सबसे टफ काम यही है कि पढ़ाई, लेकिन करना तो पड़ेगा भविष्य में एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए। चलिए आगे हम लोग अगर बात करें, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक है, क्या हम लोग बात किए हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित कहलाता है, तथा जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, PCI, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचांक माना गया है। आर्थिक विकास को मापने के लिए, आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या माना गया है, तो उस देश के प्रति व्यक्ति आय को का आंकड़ा लगाना। ठीक है, उस देश के प्रति व्यक्ति आय का पता लगाने से पता चल जाता है कि हमारा देश आर्थिक विकास में कितना आगे बढ़ रहा है। कोई समस्या? प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय तथा राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देने के पर जो भागफल निकलता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कोई समस्या? फिर से बढ़ा है कि प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, उसकी औसत आय की और कुल जनसंख्या, मतलब नेशनल इनकम प्लस में क्या करता है, उस देश की जनसंख्या दोनों को मिलाकर जो निकलता है इक्वल टू कर उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय, PCI कहेंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनका दैनिक जो आय है वो कितना है, 10 रुपया है, 500 रुपया है, 600 रुपया कितना है, इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं हम कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी समस्या हो, किसी भी भाई बहन को, हम बार बार बोल रहे हैं, किसी भी भाई बहन को कोई समस्या हो
तो आप लोग कमेंट कर कर मुझे बताइए ताकि हम जान पाएँ। बार बार हम बोल रहे हैं, हम जान नहीं पाएंगे तो बताइए हम कैसे पता कर पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पे क्या समस्या है। प्रयास हमारा यही रहता है कि आपको बेहतर नोट्स के माध्यम से, देखिए मुझे जितना तक लगता है कि हम अच्छा से अच्छा आपके लिए नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, स्टडी मटेरियल वेस्ट करवा रहे हैं। 1 2 3 तरह ऐसा करके अलग अलग तरह का अलग अलग बोर्ड के बुक हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपके लिए नोट्स बनाते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चे को नॉलेज इसमें कुछ रहे उसमें कुछ रहे और नॉलेज कम हो जाए। इस हम बोर्ड एग्ज़ाम का पूरा मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं कम से कम उसमें क्या हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस दोनों क्या रहे, आपका वेस्ट रहे, ये हमारा प्रयास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड जो लोग भी हैं सब तक इस चैनल को, इस लेक्चर को पहुंचाइए, ताकि उन सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ मिल पाए। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करने वाले हैं, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस से बाहर एक शब्द भी नहीं आपको जाएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे अधिक यहाँ आपको नॉलेज मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब यहाँ पे बने रहें, विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में मुमकिन नहीं होता है बच्चे, मैं बार बार समझा रहा हूँ। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, तब हम भी और आप भी एक दूसरे को समझने लगेंगे। ठीक है, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली एक दिन भी अब्सेंट नहीं किया जाता है, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम से पहले क्या हो जाए, क्लियर कर दिया जाए सब कुछ। एक दिन भी हम अब्सेंट नहीं करते हैं और डेली हम लेक्चर आपका लगातार ले रहे हैं, सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको चैनल पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई समस्या रहे तो फिर से बता रहा हूँ, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए हम लोग इतना ही अंत करते हैं। कल हम लोग एक नए सिरे के साथ एक नए टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।